क्या आपको पता है कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वो कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती है। जैसे कि अगर अर्थ का रोटेशन सही से ना हो, उसका मोशन यूनिफॉर्म ना हो, या फिर अर्थ के शेप में कोई चेंज आ जाए, उस कंडीशन में जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज हो जाएगी। या फिर अगर आप किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर ऊपर ले जाते हैं, या फिर किसी हाइट से उसको अर्थ सरफेस के अंदर ले जाते हैं, उस कंडीशन में भी जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज होती है। तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल यस पी स्टडी में। तो आज हम चैप्टर 11th ग्रेविटेशन का ये पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ की हम बात करेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। तो ये चैप्टर का 4th पार्ट है। इससे पहले शायद पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो फटाफट जाके उसको आपसे आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे ये वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। अगर आप स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल जी इक्वल टू होता है F/m, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, और m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम देख लेते हैं कंडीशंस, किस किस कंडीशन में जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी है वो चेंज होगी। सबसे पहला, अगर आप किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे ले जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ये अर्थ का सरफेस है, और जो ऑब्जेक्ट वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, ठीक। तो अगर हम फोर्स की बात करें, इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, तो फोर्स F इक्वल टू होता है जी कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर। r रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। F जी कैपिटल M स्मॉल r स्क्वायर। और जब ऑब्जेक्ट h डी हाइट पे है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे वो हो जाएगा F इक्वल टू जी कैपिटल M मास ऑफ अर्थ स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपान r प्लस h का होल स्क्वायर। h जो हाइट इंक्रीज की गई है। तो अब जब f की वैल्यू चेंज हो गई, तो g इक्वल टू f अपान m, यहाँ पे हम f की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सॉरी यहाँ पे स्मॉल m होगा, g कैपिटल M स्मॉल m होल अपान r प्लस h का होल स्क्वायर अपान स्मॉल m। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, फाइनली स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल M अपान r प्लस h का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें, तो हम r प्लस h का होल स्क्वायर को इसको तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ के हम लिख सकते हैं g इक्वल टू कैपिटल होल अपान r स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू r प्लस h के होल स्क्वायर की इक्वल आएगी। तो अब हम g कैपिटल M अपन r स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं g नॉट, जो कि है ये वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हो जाएगा स्मॉल g इक्वल टू स्मॉल g नॉट अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा g नॉट इंटू 1 प्लस h बाई r का और -2। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के सॉल्व करें। अगर इफ h इज
लेस देन आर, मतलब अगर एच की वैल्यू आर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो जब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई कैपिटल आर। तो फाइनली ये वैल्यू आ गई स्मॉल जी की एट हाइट एच। ठीक है, अब अगर जो बॉडी है वो सरफेस से ऊपर न जाके सरफेस के नीचे आए, इट मीन्स कि जैसे कि अगर आप माइंस में जाते हो, खदान जिसको कहते हैं, या फिर आप समुद्र में जाते हो, उस कंडीशन में जो आपकी पोजीशन होती है वो अर्थ की सरफेस से डाउनवर्ड होती है। इट मीन्स कि आप अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे हो। तो सपोज करो कि अर्थ सरफेस है, अर्थ की सरफेस है और आप जो अर्थ से एच डैश हाइट नीचे की तरफ हो, डाउनवर्ड। ठीक है, तो जब आप अर्थ सरफेस से एच डैश हाइट डाउनवर्ड हो तो उस कंडीशन में अर्थ पे जो आपका फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपान R माइनस H का होल स्क्वायर। इट मीन्स अर्थ के कोर से अर्थ के सरफेस तक जो डिस्टेंस है वो है R, और आपने अर्थ के सरफेस से एच डैश जो हाइट है वो डाउनवर्ड तरफ आए हैं, तो जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की वो हो जाएगी R माइनस एच डैश का होल स्क्वायर। ये आ गया फोर्स। हम स्मॉल जी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्मॉल जी इक्वल टू F बाई M स्मॉल m, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमको G कैपिटल M अपान R माइनस एच डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप फिर इसको उसी कंडीशन से सॉल्व करोगे जैसे कि हमने ऊपर किया है, तो आपको मिल जाएगा कि स्मॉल जी इक्वल टू स्मॉल जी नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस एच बाई आर। तो ये आ गई वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट एच डैश डाउनवर्ड। इट मीन्स कि डाउनवर्ड यहाँ पे एच डैश होगा। तो ये तो बात हो गई हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ की। अब हम बात करते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ। इट मीन्स कि अगर बॉडी का अर्थ जो रोटेट कर रही है और बॉडी की पोजीशन अर्थ पे डिफरेंट जगह पे है, तो क्या उस कंडीशन में भी वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी? तो हमारा अगला टॉपिक है रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब आप सपोज करो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका एक एक्सिस हो गया, नॉर्थ पोल ये है और ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर हो गया। अब आप कोई एक पार्टिकल मानो जो कि एक्सिस से इस एक्सिस से हार्ड डिस्टेंस पे हो। सोच के एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के रोटेशन के हिसाब से देखोगे तो जो फ्रेम होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। अगर जब फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा तो उस कंडीशन में जो ये ऑब्जेक्ट है उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, और स्यूडो फोर्स है वो अवे फ्रॉम द अर्थ लगेगा। ठीक है, अब अगर जो ये ऑब्जेक्ट है उसका को एल्टीट्यूड थीटा है, को एल्टीट्यूड जो है वो है थीटा, जो ये डिस्टेंस है ये एंगल है, इसी को कहते हैं को एल्टीट्यूड। तो ये थीटा है। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगी
कैपिटल आर साइन थीटा। यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो अगर हम अर्थ के लिए हमको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है F/m। तो अगर हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकालें तो जो ये ऑब्जेक्ट होगा उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू mg, ठीक है। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा के इक्वल। इट मीन्स कि F/m इक्वल टू हो जाएगा जी डैश जो है ये अपेरेंट एक्सेलरेशन है। अब अगर जो बॉडी है वो इक्वेटर पे है, जो बॉडी इक्वेटर पे होगी इस कंडीशन में जो कोअल्टीट्यूड है थीटा उसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 के इक्वल। तो एट द इक्वेटर पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/2। इट मीन्स कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम दोनों फोर्स को ऐड करते हैं तो टोटल फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R साइन π/2 की वैल्यू 1 m ओमेगा कैपिटल R। दोनों अपोजिट हैं इसलिए माइनस साइन। अब अगर यहाँ से हम m कॉमन लें और उसको इस साइड ले आएँ तो हमको हो जाएगा F/ स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R और F/ स्मॉल m इक्वल टू जी डैश। इट मीन्स कि जी डैश इक्वल टू आ गया g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R। ये आ गई अपेरेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब अगर जो क्वालिट्यूड है अगर क्वालिट्यूड जो है वो जीरो है इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पोल्स पे हैं, थीटा इक्वल जीरो। तो उस कंडीशन में m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा mg के। इट मीन्स कि अपेरेंट एक्सेलरेशन जी डैश इक्वल टू हो जाएगी g के। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इक्वेटर पे मिनिमम है और पोल्स पे मैक्सिमम है। वैल्यू जो है जी की वो मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रोटेशन ऑफ अर्थ की। तो अब आपसे कोई पूछे कि क्या ये जो अर्थ का जो रोटेशन है सिर्फ उसी का इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण जो जी की वैल्यू है वो इक्वेटर पर मिनिमम होती है और पोल से मैक्सिमम होती है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी फार्मूला हैं, इक्वेशन है, उन सबको जो डिराइव किया गया है उसे हमने ये एज्यूम किया है कि जो अर्थ है वो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी में ये है ही नहीं, क्योंकि जो इक्वेटर प्लेन का रेडियस होता है वो पोल्स के रेडियस से 21 किलोमीटर लार्ज है। इट मीन्स कि जो रेडियस अलॉन्ग इक्वेटर है वो इक्वल टू है 21 किलोमीटर प्लस रेडियस अलॉन्ग पोल्स। तो एक बात आप और नोट कर लीजिएगा कि जो जी की वैल्यू है इक्वेटर पर मिनिमम है और पोल से मैक्सिमम है, वो अर्थ के रोटेशन के कारण भी है और साथ साथ जो अर्थ की नॉन स्फीयरिसिटी मतलब कि जो अर्थ है
जो कि यूनिफॉर्म सॉलिड नहीं है, उसके कारण भी होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है? क्या अर्थ का शेप नॉन यूनिफॉर्म है? नहीं, इसका टॉपिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इस टॉपिक का मतलब है कि जो अर्थ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका शेप और साइज डिफरेंट है। इट मीन्स की वैरायटी ऑफ मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वाटर है, ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें जो अर्थ के अंदर है। तब अगर आप सरफेस की बात करें तो सरफेस पे माउंटेन्स भी है, अर्थ सरफेस पे माउंटेन भी है, सी भी है और बहुत कुछ है। तो इसी को हम कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मिटीज। इट मीन्स कि जो अर्थ सरफेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो धी कहीं ना कहीं लोकली अफेक्ट होती है। मतलब माउंटेन्स पे, सी पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो लोकली अफेक्ट होती है। मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ इफेक्ट पड़ता है ज़रूर। तो ये कंडीशन हैं कुछ जिस वेरिएशन ऑफ इन द वैल्यू ऑफ जी। तो अब हम अर्थ का वेट फाइंड करेंगे कि हम अर्थ को वेट कैसे कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम किसी बॉडी की वेट की बात करें तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि अर्थ के द्वारा बॉडी पर जितना फोर्स लगाया जाए वह इस बॉडी का वेट है। अगर हम इस सेंस में अर्थ के वेट का मेजर करना चाहें तो एक मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हम बॉडी कंपेयर में अर्थ का वेट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अर्थ का वेट निकालने के पास हमारे लिए एक फार्मूला है। हमने वही पढ़ा है कि स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। कैपिटल एम जो है ये मास ऑफ द अर्थ है, तो कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर होल अपान कैपिटल जी। हमको स्मॉल जी की वैल्यू पता है, कैपिटल आर की वैल्यू पता है और कैपिटल जी की वैल्यू पता है। तो उनकी वैल्यू को आप पुट करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 6400 किलोमीटर्स होल स्क्वायर अपान स्मॉल कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके इनके यूनिट्स प्रॉपर यूनिट के साथ आप सॉल्व करोगे तो आपको मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम इक्वल टू मिल जाएगा 5.98 इंटू 10⁻24 kg और यही है मास वेट ऑफ द अर्थ। हम यहाँ पे मास नहीं कहेंगे, सॉरी यहाँ पे मास कहेंगे, वेट नहीं कहेंगे, क्योंकि जो वेट है वो अर्थ के फोर्स के कारण कैलकुलेट करते हैं। और जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो मास ऑफ द अर्थ है जो कि है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। तो ये हमें मिल गया वेट ऑफ द अर्थ। अब हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स की, उनके स्पीड के बारे में, उनका टाइम पीरियड कितना होता है, उनमें लगने वाली एनर्जी क्या होती है। तो चलिए इन सब को हम देख लेते हैं। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट जो होता है, कोई प्लैनेट है वो सन के अराउंड मोशन करता है। और ये मोशन क्यों करता है? क्योंकि जो सन है वो प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स से प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण प्लैनेट्स जो होते हैं सन के अराउंड मोशन करते हैं। जो उनका पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है।
जिसमें कि जो सन होता है वो एट दी फोकस होता है, ठीक है। अब जो इलिप्टिकल पाथ होता है उसके मेजर और माइनर एक्सिस का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये बहुत स्मॉल होने के कारण हम इसको मान लेते हैं एक सोफिस्टिकेटेड और इजी कैलकुलेशन के लिए कि जो पाथ है वो सर्कुलर है। तो इसी बेसिस पे हम मानते हैं कि ये एक प्लैनेट का पाथ है जो कि सर्कुलर है, ये वो प्लैनेट है पी, ये फोकस या फिर यहाँ पे सेंटर कर लीजिए आप, सेंटर पे सन है। अब इसका जो रेडियस है वो है ए, ये इस डायरेक्शन में जो पाथ ये प्लैनेट है मोशन कर रहा है विथ वेलोसिटी v। अब मास ऑफ सन है, मास ऑफ सन जो है वो है कैपिटल एम, हमारे मास ऑफ जो प्लैनेट है वो है स्मॉल एम, रेडियस ए है। तो अगर हम स्पीड की बात करें कि किस स्पीड से जो प्लैनेट है मोशन कर रहा है, तो हम स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑन द प्लैनेट है वो इक्वल टू होगा मास टाइम एक्सेलरेशन के। मतलब फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान a स्क्वायर, उनके बीच डिस्टेंस इक्वल टू है मास टाइम एक्सेलरेशन के m v स्क्वायर बाई ए के, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर v की वैल्यू फाइंड करें तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर g कैपिटल M बाई ए, और ये आ गया हमको प्लैनेट ऑफ स्पीड। अब टाइम स्पीड की बात करें, अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट के, ठीक है। अब टाइम पीरियड बात करते हैं तो टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। t डिस्टेंस क्या है 2 पाई ए, सर्कल का पैरामीटर 2 पाई ए, और टाइम हमने क्या निकाला है, सॉरी v क्या निकाला है रूट ओवर जी एम बाई ए, रूट ओवर जी एम बाई ए। टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपान रूट ओवर जी कैपिटल एम इंटू 1 टू द पावर 3/2। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो टी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर अपान जी एम ए क्यूब। तो ये आ गया टाइम पीरियड। अब बात कर लेते हैं एनर्जी की कि इस होल प्रोसेस में एनर्जी कितना लगेगा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट निकालें तो वो हो जाएगा कि इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। वी इक्वल टू वी की वैल्यू में पुट करें तो हो जाएगा हमारे पास 2 एम जी कैपिटल एम बाई ए। फाइनली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ए 2a। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट। अगर हम प्लैनेट और सन को एज सिस्टम माने तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम U इक्वल टू हो जाएगा
माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ए। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ द सन एंड प्लैनेट। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होगा के प्लस यू जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन 2a माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a। तो ये आ गया हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि निगेटिव है। ठीक है, तो ये बात होगी प्लैनेट की। अगर हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल जैसे कि मून हुआ और आर्टिफिशियल्स वो जो कि अर्थ से लॉन्च किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करेंगे। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ से लॉन्च की जा रही है, ठीक है, ताकि वो जाके अर्थ के अराउंड मूव करे, तो उस सैटेलाइट को अर्थ के एक फिक्स्ड ऑर्बिट तक ले जाने के लिए बहुत सारे रॉकेट्स को फायर करेंगे ताकि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पहुंच सके। तो एक बार जब सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में रीच टू अर्थ ऑर्बिट, एक बार सैटेलाइट अगर अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो उसके बाद वो कंटिन्यूली मोशन करता रहेगा उस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। तो जब सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में मोशन करने लगेगा तो जो भी हमने इक्वेशन निकाला है स्पीड, टाइम पीरियड और एनर्जी का, वहाँ पे जो कैपिटल एम है वो हो जाएगा मास ऑफ अर्थ और जो स्मॉल एम है वो हो जाएगा मास ऑफ सैटेलाइट। मतलब जितने भी प्लैनेट को हमने माना था उस वैल्यू को हम मान लेंगे सैटेलाइट की वैल्यू, और जो यहाँ पे सन माना था वहाँ पे मान लेंगे हम अर्थ को, और फिर उसके बाद हम टाइम पीरियड, स्पीड, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, अब ये क्या होती है आप बताइए। अगर अर्थ की हम रोटेशन की बात करें तो अर्थ 24 आवर में अपना रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक, और जो रोटेट करता है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, खुद के एक्सिस पे। तब सपोज करिए कि एक सैटेलाइट है, हम उसको जो अर्थ का इक्वेटर है उसके प्लेन में स्टेबलाइज करेंगे, प्लेन ऑफ इक्वेटर में स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है, प्लेन ऑफ इक्वेटर में हमने स्टेबलाइज कर दिया सैटेलाइट को। तो अब जैसे जैसे अर्थ मूव करेगा वैसे वैसे सैटेलाइट मूव करेगी। इट मीन्स कि जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 24 आवर। इट मीन्स कि अगर आप अर्थ पे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से आप सैटेलाइट को देखो तो आप पाओगे कि जो सैटेलाइट है वो रेस्ट में है। तो ऐसी सैटेलाइट्स जिन्हें हम अर्थ से देखें तो वो रेस्ट में देखें और उनका जो टाइम पीरियड है
वो अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल हो, उन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इन सब सैटेलाइट्स का यूज टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे इनका यूज होता है। तो अगर हम इसकी हाइट निकालना चाहें कि सरफेस से कितनी दूरी पे, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से ये कितनी हाइट पे होगा या फिर कितनी दूरी पे होगा, तो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, T² = 4π² होल इंटू a³। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें तो a = हो जाएगा GMT² / 4π² होल टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे हम GMT की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो जब सब वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हमको एक्सेलरेशन इक्वल टू मिल जाएगा, a = मिल जाएगा 4.2 × 10⁴ किलोमीटर। और यहाँ पे a एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे a जो है वो अर्थ से उस पर्टिकुलर अर्थ से उस सैटेलाइट का रेडियस है, ठीक है। तो अब अगर अर्थ के सरफेस से बात करें तो फ्रॉम अर्थ सरफेस जो हाइट होगी वो होगी 3.6 × 10⁴ किलोमीटर। इट मीन्स कि अर्थ सरफेस से इतनी हाइट पे जिस सैटेलाइट को हम प्लेन ऑफ इक्वेटर में स्टेबलाइज करेंगे वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। तो ये बात हुई प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स की, उनके टाइम पीरियड की। हम बात करेंगे केप्लर्स लॉ की। केप्लर्स लॉ, तो केप्लर्स ने 3 लॉ को फॉर्मुलेट किया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करती है, जिसमें कि जो सन है वो उसके फोकस पे होता है। अब हमने माना क्या है कि जो प्लैनेट का पाथ है वो सर्कुलर है, ठीक है। प्लैनेट का पाथ जो है वो सर्कुलर है। तो जो सर्कुलर पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ का एक स्पेशल केस है, जिस कंडीशन में मेजर और माइनर एक्सिस दोनों इक्वल रहते हैं। तो अगर जो प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दोनों लाइन ज्वाइन कर रही है, वो लाइन प्लैनेट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और जो उसकी वेलोसिटी है प्लैनेट की v = √G M/a के ये होल रूट, ठीक। तो तब तो जो बॉडी का पाथ है वो इलिप्टिकल है। लेकिन अगर प्लैनेट इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इट मीन्स कि जो प्लैनेट जो है वो इलिप्स से मूव कर रहा है, इट मीन्स कि प्लैनेट का जो पाथ है वो इलिप्टिकल है। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि जो रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। इट मीन्स कि सन से जो प्लैनेट का रेडियस वेक्टर है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। तो ये था सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मतलब प्लैनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। अभी मैं जो फॉर्मूला डिराइव किया था, T² = 4π² GM × a³। तो यहीं से T² प्रोपोर्शनल टू आता है a³ के। तो ये हो गए केप्लर्स के 3 लॉ। अब हम बात करेंगे कि सैटेलाइट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट वेटलेस क्यों होता है।
टॉपिक इसी बेस है, वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट। अब सपोज करिए कोई सैटेलाइट है, वो सर्कुलर ऑर्बिट पे, अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट पे मोशन कर रहा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा Gm/r², जहाँ पे m मास ऑफ सैटेलाइट है और r जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। अब सपोज करिए कि एक बॉडी है जिसका मास जो है वो है m और वो इनसाइड दी सैटेलाइट है, बॉडी मास m इनसाइड सैटेलाइट है, ठीक है। अब अगर उस बॉडी के फोर्स देखें तो सबसे पहला उस बॉडी फोर्स एक्ट होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G_M r²। और जो दूसरा जो फोर्स लेगा वो लेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एन इक्वल, ठीक। तो 22 न्यूटन सेकेंड लॉ, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² माइनस n इक्वल टू होगा mgm अपॉन r²। ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ से हमको मिलेगा n इक्वल टू 0। इट मीन्स कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो बॉडी पे वो है 0। तो कॉन्टैक्ट फोर्स 0 मीन्स कि बॉडी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, तो बॉडी किसी पोजीशन में हो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी, और इसी को कहते हैं वेटलेसनेस। इसी कारणवश कोई बॉडी सैटेलाइट में होती है वो वेटलेस होती है, वो किसी भी पोजीशन में रहे वो कंफर्टेबल रहेगी। वेटलेसनेस, ये तो बात हुई वेटलेसनेस इन सैटेलाइट की। हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी से। एस्केप वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से कोई बॉडी जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलती है। एक सैटेलाइट जो है वो एस्केप वेलोसिटी से मोशन करते हैं ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। अब अगर आप सिंपली बात करें तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट, हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, तो सपोज करिए कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हवा में फेंका, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसी जैसे अब उसको अपवर्ड जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो जो बॉडी है वो अपवर्ड की तरफ तब तक मोशन करेगा जब तक कि काइनेटिक एनर्जी 0 ना हो जाए। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो जो बॉडी है वो डाउनवर्ड की तरफ मोशन करने लगेगा। लेकिन अगर बॉडी को एक एस्केप वेलोसिटी से थ्रो किया जाए तो वो कभी डाउनवर्ड तरफ मोशन करेगा नहीं। आज सोच करिए कोई पार्टिकल है जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या हो जाएगा 1/2 m(u²), ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m/r, ठीक है। अब सपोज करो कि जो बॉडी है वो h हाइट पहुंच गई है और इस कंडीशन में जो इसकी वेलोसिटी वो है v, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस समय 1/2 mv²,
और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। अब यहाँ पे हम अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1.2 mv² प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर इक्वल टू ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी 1.2 mv² प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ से अगर 1.2 mv² की वैल्यू निकालना तो हो जाएगा इन ब्रैकेट 1.2 mu² माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। तो ये पार्टिकल के एट साइड पे काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब अगर पार्टिकल जो है अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, जो मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तो जो v की वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाएगी 0 के एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो जब v की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1.2 mu² माइनस जी कैपिटल स्मॉल एम अपॉन आर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 की होगी, ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू होगी 0 के। अब जो ये वैल्यू है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एच के, ठीक है। अब अगर ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी 0 के, तो अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी देन जो v है वो नेवर इक्वल टू होगा 0 के। जो v 0 नहीं होगा इस कंडीशन में, अगर हम यहाँ से u निकालें तो u हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, और ये आएगी एस्केप वेलोसिटी। और इसी क्रिटिकल इनिशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इन दिस क्रिटिकल इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसे इनिशियल क्रिटिकल जो कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इट मीन्स कि अगर जो बॉडी है वो इस स्पीड या इससे ऊपर इससे ज़्यादा स्पीड से थ्रो की जाए तब जो बॉडी है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगी। अगर यहाँ पे हम जी एम और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि है एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि अगर जब बॉडी इतनी स्पीड से थ्रो की जाएगी तो वो अर्थ के सरफेस से बाहर चली जाएगी। तो ये बात हुई इसके वेलोसिटी की। तो अब हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी। अब तक हमने जो देखा है कि इसके वेलोसिटी के लिए जो एनर्जी 1.2 mu² वो इक्वल टू होना चाहिए जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर के, या फिर इससे ज़्यादा हो। तो ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू टेक पार्टिकल इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अर्थ पार्टिकल सिस्टम। इट मीन्स कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी पार्टिकल की नीड है उसको अर्थ से इनफाइनाइटली अवे जाने के लिए उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये सिंपली बात है बाइंडिंग एनर्जी की। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की।
ब्लैक होल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी, इसमें ये बताया गया है कि यहाँ प्लेन्स हुए, स्पेसशिप्स हुए और बहुत कुछ हुए जो कि ब्लैक होल में गायब हुआ। तो ऐसा क्या होता है ब्लैक होल में जो कि कोई बॉडी जो है उससे एस्केप नहीं कर सकती है? इसी को समझते हैं। ब्लैक होल क्या है? सपोज करो कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, उसका मास जो है वो है m, रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। लेकिन कुछ रीजन्स के कारण उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होने लगे ड्यू टू सम रीजन, इट्स वॉल्यूम गेट डिक्रीज्ड, ठीक है। तो उस बॉडी की अगर वॉल्यूम डिक्रीज होती है और मास जो है वो रिमेन सेम रहता है, तो इस कंडीशन में जो उसकी एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी बहुत हाई होती है, बिकम वेरी हाई। अब तक जो रीजन है कि वॉल्यूम डिक्रीज होता है वो अब तक रिसर्च नहीं किया जा रहा है। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि पता कर सकें कि ब्लैक होल की जो वॉल्यूम है वो किस रीजन का डिक्रीज हो जाती है। इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जो ब्लैक होल है बहुत ही डेंजरस है। कोई भी चीज़ इसके फील्ड में आती है तो उससे एस्केप हो नहीं सकती है। तो जिसकी वेलोसिटी इसकी बहुत हाई होती है और इसका रेडियस जो है बहुत स्मॉल हो, यस वेरी स्मॉल, उस कंडीशन में जो √2g कैपिटल M बाई R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी c की। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इट मीन्स कि अगर किसी बॉडी को इस ब्लैक होल से एस्केप करना है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कोई भी बॉडी जो है वो मोर देन सी मीन्स की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी गेन नहीं कर सकती है। तो ऐसे डेंस मटेरियल्स जिनसे एस्केप करना प्रेजेंट टाइम में पॉसिबल ना हो उनको हम कहते हैं ब्लैक होल्स। यहाँ तक कि स्पेस में बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे ब्लैक होल्स हैं जो कि लाइट को भी एस्केप करते हैं, लाइट भी उनसे एस्केप नहीं कर सकती, लाइट कैन नॉट एस्केप। तो ये हो गया ब्लैक होल्स की बात। हम इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास के बारे में बात कर लेते हैं कि इनर्शियल मास क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, तो सबसे पहले हम इनर्शियल मास लेते हैं। सपोज के दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, इनका हमको मासेस का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एक तरीका है कि हम इन पे इक्वल फोर्स लगाएं और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा ma इंटू AA, ठीक, और F इक्वल टू mb इंटू AB। तो ma इंटू AA इक्वल टू होगा mb इंटू AB के
एम में बराबर हो जाएगा, सॉरी हाँ, एम में बराबर हो जाएगा ए बी अपान ए इंटू एम बी। अब अगर एम बी जो है, एम बी एक यूनिट मास मान लें, तो जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मेजरिंग देयर एक्सीलरेशन अंडर इक्वल फोर्स एंड यूजिंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो मास ऑफ ए को हम मेजर कर सकते हैं बाय देयर एक्सीलरेशन अंडर इक्वल फोर्स और बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो जो मास डिफाइन होगा उसको हम कहेंगे इनर्शियल मास। हम बात करें ग्रेविटेशनल मास की, ग्रेविटेशनल मास की, तब समझ कि जो दोनों बॉडीज पे फोर्स इफेक्ट से लगा है वो है एफ ए और एफ बी। एफ ए इक्वल टू होगा जी एम ए एम अपॉन आर स्क्वायर और एफ बी इक्वल टू होगा जी एम बी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एम ए अपॉन एम बी इक्वल टू हो जाएगा एफ ए अपॉन एफ बी। तो एम ए इक्वल टू होगा एफ ए अपॉन एफ बी इंटू एम बी के, ठीक है। इट मीन्स कि जो मास डिफाइन किया गया है, अब अगर जो एम बी है उसकी वैल्यू वो यूनिट मास हो जाए, इफ अगर एम बी जो है वो यूनिट मास हो जाए, उस कंडीशन में अगर हम इस मास ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना चाहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ए और एफ बी जो हमने मेजर किया है उसके बेस पे हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए निकाल सकते हैं, और ऐसे मासेस को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का। तो हमारा लास्ट टॉपिक है पॉसिबल चेंज इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग अब तक हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन एक 1986 में एक रिपोर्ट आई थी, 1986 के एक रिपोर्ट के अनुसार किसी भी दो मासेस के बीच में जो फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूला से, एफ इक्वल टू जी इन्फिनिटी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन लैम्डा ब्रैकेट क्लोज इंटू अल्फा ई टू द पावर माइनस आर अपॉन लैम्डा। 1986 रिपोर्ट के अनुसार दो मासेस के बीच जो फोर्स है वो एफ इक्वल टू इतना है, जहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो इक्वल टू है -0.007 के, और जो लैम्डा की वैल्यू है वो इक्वल टू है 200 m के। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। अगर आर की वैल्यू मच ग्रेटर देन हो जाएगा 200 m के, तो फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा जी नॉट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आर की वैल्यू मच लेस देन हो जाए 200 मीटर के, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा जी इन्फिनिटी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इन 1 प्लस अल्फ़ा। तो जी नेट 1 प्लस अल्फ़ा को मानते हैं जी डैश, तो जी डैश m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर।
जी डैश इक्वल टू है जी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये पॉसिबल चेंजेस हैं जो कि लाइव वर्जन में हुआ है। एक रिपोर्ट 96 में आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया। ग्रेविटेशन है वो 4 पार्ट्स में है, ये 4th पार्ट है और बाकी सारे पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जाकर देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कोई डाउट्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।